नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित इसके पार्ट 2 के संबंध में। इससे संबंधित पार्ट 1 हमने लास्ट के सेशन में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज के सेशन पार्ट 2 के संबंध में दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फिर जानेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर जानेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, और जानेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारत सरकार अधिनियम या फिर भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए जानते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम के संबंध में। इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किए गए थे, जिनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखने होंगे। जैसे कि दोस्तों इस अधिनियम के तहत पहली बार वायसराय को यानी कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। 6 माह के लिए दोस्तों वायसराय भारत में परिस्थितियों के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता था। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद या फिर भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 61 के तहत दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया या फिर भारत सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दी गई थी, यानी कि एक सदस्य और भी इसमें बढ़ा दिया गया था 1961 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में दोस्तों 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य भी बढ़ाए जा सकते थे इसके तहत। दोस्तों इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, तो 1861 के तहत। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की स्थापना या फिर केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना भी 1861 का अधिनियम के तहत ही की गई थी। और अब आइए दोस्तों हम जानते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में। इसमें दोस्तों सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत में निर्वाचन प्रणाली की सर्वप्रथम शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो बजट पर दोस्तों बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को मिला था किस अधिनियम के तहत? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये अधिकार भारतीयों को दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में दोस्तों 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जा सकते थे, जबकि दोस्तों 1861 के अधिनियम में हमने जाना था कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्य अतिरिक्त जोड़े जा सकते थे, लेकिन 92 के अधिनियम में दोस्तों यह प्रावधान किया गया था कि 6 से 12 के स्थान पर दोस्तों 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जा सकते थे गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद में। तो इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत और बजट पर बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था भारतीयों को किस अधिनियम के तहत? तो 1892 के अधिनियम के तहत। और अब आइए दोस्तों में जानते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में। इस अधिनियम को दोस्तों माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माल्य मिंटो सुधार कब हुआ था? तो 1909 में। और 1909 का भारत परिषद अधिनियम ही दोस्तों माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। माल्य मिंटो सुधार दोस्तों इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि उस समय माल्य थे भारतीय सचिव और मिंटो दोस्तों उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। और भारतीय सचिव यानी कि माल्य और मिंटो यानी कि भारतीय वायसराय की मदद से ही दोस्तों ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। इस कारण ही दोस्तों इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके तहत दोस्तों भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली दोस्तों एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें अलग संप्रदाय या अलग धर्म के लोगों को या फिर अलग जाति के लोगों को दोस्तों पृथक पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर आरक्षित सीटें प्रदान करना। जैसे कि दोस्तों इस अधिनियम के तहत ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही मुस्लिमों को या मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें दी गई थी। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम प्रथम निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें कब प्रदान हुई थी? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत।
इसके अलावा दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम के तहत ही सार्वजनिक विषयों पर जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था कि बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीयों को किस अधिनियम के तहत मिला था, तो 1892 का जो अधिनियम हुआ था उसके तहत दोस्तों भारतीयों को बजट में बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में या फिर कहें तो वायसराय की परिषद में दोस्तों एक भारतीय सदस्य जोड़ा गया था। तो ये पहली बार हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पहली बार एक भारतीय सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कब जोड़ा गया था, किस अधिनियम के तहत। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को सदस्यता मिली थी। और दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति थे एसपी सिन्हा। तो एसपी सिन्हा को दोस्तों आपको याद रखना है कि ये पहले भारतीय सदस्य थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य चुना गया था। एसपी सिन्हा को दोस्तों आगे लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसपी सिन्हा को जब भारतीय सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में चुना गया था उसके बाद कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लॉर्ड की उपाधि उन्हें दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों पहली बार भारतीय सचिव की परिषद में भी 2 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सचिव की परिषद में पहले 2 भारतीय चुने जाने वाले व्यक्ति थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों 1909 के इस अधिनियम को सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा है, क्योंकि दोस्तों इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही भारत में अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग निर्वाचन निर्धारित हुए। इस प्रकार दोस्तों भारत की अखंडता जो थी, भारत की जो एकता थी, अलग अलग वर्गों में डिवाइड हो गई थी। इस कारण ही दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम को सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा था। इस प्रकार दोस्तों हमने 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में जाना कि इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों उस समय भारतीय सचिव माल्य थे और मिंटो दोस्तों भारत के वायसराय थे। इन दोनों की मदद से ही इस अधिनियम को लाया गया था। इस कारण ही दोस्तों इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पृथक निर्वाचन प्रणाली या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत दोस्तों 1909 के इस अधिनियम के तहत की गई थी, जिसके तहत दोस्तों मुस्लिमों को या मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें दी गई थी। इस अधिनियम के तहत दोस्तों सार्वजनिक विषयों पर भारतीय जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। जबकि दोस्तों 1892 के भारत परिषद नियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और 1909 के इस अधिनियम के तहत भारतीयों को सार्वजनिक विषयों पर जनता को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। पहली बार दोस्तों भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य जोड़ा गया। और दोस्तों पहली बार ही भारतीय सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को जोड़ने की बात की गई थी। पहले दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जुड़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे एसपी सिन्हा। और एसपी सिन्हा को दोस्तों आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड की उपाधि भी दी थी। पहली बार दोस्तों भारतीय सचिव की परिषद में 2 भारतीय जोड़े गए थे, उनके नाम हैं केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। महात्मा गांधी ने दोस्तों 1909 के इस अधिनियम को सर्वस्व नाश करने वाला अधिनियम कहा था। और अब आइए दोस्तों जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अधिनियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। जबकि दोस्तों 1909 का अधिनियम था उसे माल्य मिंटो सुधार कहा जाता था। इस अधिनियम को दोस्तों 1919 के इस अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस अधिनियम के तहत भारतीय सचिव थे मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड दोस्तों भारत के वायसराय थे। इन दोनों की मदद से ये अधिनियम लाया गया था। इस कारण ही इसे दोस्तों मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और 1909 का अधिनियम दोस्तों माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों अधिनियम लाया गया था 1919 में, लेकिन दोस्तों ये लागू हुआ था 1921 में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ था भारत में, तो 1921 में। इस अधिनियम में दोस्तों पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना केंद्र में किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1919 के तहत। द्विसदनीय यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की व्यवस्था दोस्तों किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत ही दोस्तों भारत में 2 सदन होंगे, इसकी व्यवस्था की गई थी, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को दोस्तों उस समय राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में दोस्तों आज हम राज्यसभा कहते हैं। और निम्न सदन को दोस्तों उस समय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में जिसे हम दोस्तों आज लोकसभा कहते हैं। तो उच्च सदन और निम्न सदन यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम के तहत।
प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन की स्थापना भी 1919 के तहत हुई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रांतों में दोस्तों पहली बार द्वैत शासन स्थापित कब किया गया था, किस अधिनियम के तहत ही दोस्तों इसे आधिकारिक रूप से मान्य किया गया था। तो दोस्तों वो था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। प्रांतों में दोस्तों पूछा जाएगा कि द्वैत शासन का अंत कब किया गया था, तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आएगा उसके तहत दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाएगा। लागू कब किया गया है, तो 1919 के अधिनियम के तहत दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई है। तो 1935 के अधिनियम में दोस्तों इसे समाप्त कर दिया जाएगा और ये दोस्तों प्रांतों में भी लागू है द्वैत शासन। और 1935 में दोस्तों प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में दोस्तों इसे द्वैत शासन की स्थापना की जाएगी 1935 में। सो दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अलग है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, इसकी स्थापना भी की गई थी। उपरांतों में द्वैत शासन की स्थापना दोस्तों इस अधिनियम के तहत ही की गई थी। उपरांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, और केंद्र में दोस्तों ये द्वैत शासन लागू होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। प्रांतों में दोस्तों इस शासन को दो विषयों में डिवाइड कर दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में दोस्तों वित्त, न्याय, राजस्व और पुलिस के मामले रखे गए थे, जिन पर दोस्तों गवर्नर जनरल का कंट्रोल होता था। यानी कि दोस्तों इसमें मुख्य रूप से गवर्नर जनरल ही इस प्रशासन को कंट्रोल करता था। यानी कि दोस्तों ये आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा दोस्तों हस्तांतरित विषय होते थे, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन, जो मुख्य रूप से दोस्तों वित्त, न्याय और पुलिस पर ही डिपेंड होते थे। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से दोस्तों ये इससे प्रभावित होते थे। तो इस प्रकार दोस्तों दो विषयों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों 1919 के अधिनियम के तहत ही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें दोस्तों हमने पढ़ा था कि पहले 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का स्थापना हुई थी 1909 में। लेकिन दोस्तों इसका विस्तार किसके अंतर्गत हुआ था, तो 1919 के में दोस्तों इसका विस्तार हुआ था। क्योंकि दोस्तों 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर केवल मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी गई थी पृथक निर्वाचन के आधार पर। इसमें दोस्तों सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, इन चार आदि वर्गों को भी दोस्तों पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें दी गई थी। जबकि दोस्तों मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें दी गई थी 1909 के अधिनियम के तहत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1909 में, लेकिन दोस्तों 1919 के अधिनियम में इसका विस्तार हुआ था। महिलाओं को भी दोस्तों पहली बार मताधिकार मिला था। यानी कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को किस अधिनियम के तहत भारत में दिया गया था, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन दोस्तों, इसके गठन का प्रस्ताव रखा गया था 1919 में। इससे संबंधित दोस्तों तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यूपीएससी यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव किस अधिनियम के तहत रखा गया था, तो 1919 के तहत। इसका गठन दोस्तों 1924 में ली आयोग द्वारा किया गया था। वो फाइनली दोस्तों 1926 ईस्वी में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। सो दोस्तों 1919 के इस अधिनियम में हमने जाना कि इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों 1921 में लागू किया गया था, लेकिन दोस्तों ये आया कब था, तो 1919 में, लेकिन लागू हुआ 1921 में। केंद्र में दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत। उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को दोस्तों उस समय राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा कहा जाता है। निम्न सदन को दोस्तों केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, जिसे वर्तमान में दोस्तों लोकसभा कहा जाता है। प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। और केंद्र में दोस्तों द्वैत शासन की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी, तो 1935 में, जब प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था 1935 के तहत। प्रांतों में दोस्तों शासन जो था वो दो विषयों में डिवाइड था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। वित्त विषय, न्याय विषय, राजस्व, पुलिस आदि के विषय दोस्तों आरक्षित विषय कहलाते थे, जिसको दोस्तों गवर्नर जनरल उसकी परिषद कंट्रोल करती थी। जबकि दोस्तों हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन पर गवर्नर जनरल के अलावा भारतीयों का भी योगदान होता था। आरक्षित विषय पर दोस्तों भारतीय ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं थी, जबकि दोस्तों हस्तांतरित विषय पर दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन में ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होती थी।
इसके अलावा दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार हुआ, जबकि दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी 1909 के अधिनियम के तहत। 1909 के अधिनियम के तहत ही दोस्तों सर्वप्रथम मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें दी गई थी, जबकि दोस्तों इसका विस्तार किया गया 1919 में, जिसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय आदि को भी दोस्तों पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षित सीटें दी गई थी। पहली बार दोस्तों भारतीय महिलाओं को मताधिकार मिला, यानी कि वोट देने का अधिकार मिला था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का गठन का प्रस्ताव रखा गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, और 1924 में दोस्तों एक ली आयोग आया था जिसने दोस्तों यूपीएससी का गठन किया था। फाइनली दोस्तों 1926 ईस्वी में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। इसी क्रम में दोस्तों आइए जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में। भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों भारत संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस अधिनियम में जितने भी प्रावधान किए गए थे, लगभग सभी अधिनियम या सभी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में एज इट इज ले लिए गए थे। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत दोस्तों कौन सा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम के तहत दोस्तों सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। अखिल भारतीय संघ को बनाने के लिए दोस्तों 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों को मिलाकर दोस्तों अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन दोस्तों आगे चलकर देशी रियासतों ने इस संघ में भाग लेने या इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस कारण दोस्तों ये प्रावधान असफल रहा था। अर्थात जिस समय दोस्तों अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने को कहा गया था, वो दोस्तों उसका निर्माण नहीं हो सका था, क्योंकि दोस्तों देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों इस अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। याद रहे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ था, उसमें सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में दोस्तों 1774 ईस्वी में होती है, और इसी दोस्तों कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है एज आ संघीय न्यायालय के रूप में। यानी कि संघीय न्यायालय के रूप में दोस्तों दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों दिल्ली में कब स्थापित होती है? तो 1937 में। जबकि दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 में, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित की जाती है। इसी सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाता है किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसे संघीय न्यायालय का दर्जा दे दिया जाता है। तो दिल्ली में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में। इसमें दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश चुना गया था, और दोस्तों इसके 6 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। जबकि दोस्तों कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। इस दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे सर मॉरिस गुएर। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश चुने गए थे एलिजा एम्पे, और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुई थी 1937 में, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे दोस्तों सर मॉरिस गुएर। इसके अलावा दोस्तों इस भारत सरकार अधिनियम के तहत ही भारत की आरबीआई बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, और इस आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत एक संघीय बैंक के रूप में की गई थी। जैसा कि दोस्तों लोग जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो दोस्तों हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना दोस्तों 1919 के तहत हुई थी, जबकि दोस्तों इसका अंत हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। न केवल दोस्तों इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया, बल्कि दोस्तों प्रांतों को स्वायत्तता भी दी गई थी। प्रांतों में दोस्तों स्वायत्तता देने का तात्पर्य या स्वायत्तता प्रदान करने का तात्पर्य दोस्तों प्रांतों में स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने या कानून बनाने से था। यानी कि प्रांत अब स्वतंत्र रूप से सरकार बना सकता था, और दोस्तों इसमें कानून भी बन सकते थे। तो प्रांतों को स्वायत्तता दोस्तों दी गई थी 1935 के अधिनियम के तहत, और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत भी इसके अंतर्गत किया गया था। जब दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, तब दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो केंद्र में दोस्तों द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1935 के अधिनियम के तहत।
और जब दोस्तों इस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्ता मिल गई थी, तब 1937 ईस्वी में दोस्तों पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। और इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों 1937 में वर्मा देश को अलग कर दिया गया था। तो वर्मा देश को अलग भारत से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, जिसमें दोस्तों 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कम्युनिस्टी क्षेत्र और देसी रियासतें शामिल होनी थी। लेकिन दोस्तों देसी रियासतों ने इस अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस कारण दोस्तों ये अखिल भारतीय संघ का निर्माण असफल रहा था। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों सर्वप्रथम संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में। और 1937 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश चुने गए थे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों प्रथम न्यायाधीश चुने जाने वाले व्यक्ति थे सर मॉरिस ग्वेर। तो दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन बने थे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के, जो 1937 में स्थापित हुई थी? सर मॉरिस ग्वेर उसके मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बने थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही दोस्तों भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई थी, एक संघीय बैंक के रूप में। प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन का अंत कर दिया गया था और केंद्र में दोस्तों द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में दोस्तों द्वैत शासन का अंत करके प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई थी। 1937 ईस्वी में दोस्तों पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों 1937 ईस्वी में वर्मा देश को भारत से अलग कर दिया गया था। और अब दोस्तों लोग जानते हैं इसी क्रम में भारतीय सरकार अधिनियम 1947 के संबंध में। इसे दोस्तों भारतीय स्वाधीनता अधिनियम या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया था यानी कि रखा था। सो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1947 किसके द्वारा लाया गया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम ये 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था यानी कि रखा गया था। लेकिन दोस्तों 18 जुलाई 1947 को ये मुख्य रूप से पास होता है यानी कि पारित होता है। तो दोस्तों ब्रिटिश संसद में ये रखा कब गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। लेकिन दोस्तों ये पारित या पास कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम पास हो गया था। और अब दोस्तों लोग जानते हैं कि भारत सरकार नियम 1947 के क्या प्रावधान थे? तो इसके दोस्तों निम्नलिखित प्रावधान थे। सर्वप्रथम प्रावधान दोस्तों ये था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन था उसे दोस्तों भारत सरकार नियम 1947 के तहत समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता दोस्तों भारतीयों को सौंपी गई, यानी कि भारतीय शासन दोस्तों भारतीयों को सौंप दिया गया था। और दोस्तों भारत सरकार नियम 1947 के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित करने का प्रावधान किया गया था। और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में जो अधिनियम दोस्तों ये लाया गया था, इसका दोस्तों मुस्लिम लीग ने कड़ा विरोध किया और दोस्तों पाकिस्तान की मांग की। और इसी के आधार पर ही दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है 1947 में। और इसके तहत ही दोस्तों भारत का 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्रों में विभाजन हो गया था, भारत और पाकिस्तान में। तो भारत का बंटवारा दोस्तों किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत है। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों भारत के वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया और इसमें दोस्तों यह प्रस्ताव रखा गया कि जब तक दोस्तों दोनों राष्ट्रों का संविधान तैयार नहीं हो जाता है, यानी कि दोनों राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपने संविधान को बना नहीं लेते हैं, उनकी शासन व्यवस्था दोस्तों जब तक नहीं चलने लगती है, तब तक दोस्तों दोनों राष्ट्रों में यानी कि भारत और पाकिस्तान में दोस्तों गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वायसराय को हटाकर। तो वायसराय का अंत कर दिया गया और दोनों राष्ट्रों में दोस्तों एक स्वतंत्र गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और दोनों राष्ट्रों का संविधान बनने तक दोस्तों दोनों राष्ट्रों को 1935 के अधिनियम के तहत आंतरिक प्रांतीय सरकार चलाने की व्यवस्था की गई थी, यानी कि दोस्तों दोनों राष्ट्रों का संविधान जब तक नहीं बन जाता है तब तक दोस्तों ये 1935 के अधिनियम के तहत अपनी एक प्रांतीय सरकार बना सकते हैं और अपने राष्ट्र को संचालित कर सकते हैं, जब तक दोस्तों उनका नया संविधान नहीं बन जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोनों राष्ट्रों को यानी कि भारत और पाकिस्तान को अपना अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति मिली थी भारत सरकार नियम 1947 के तहत।
इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों भारतीय सचिव का पद का अंत कर दिया गया था। तो भारतीय सचिव का पद कब समाप्त किया गया था? वो भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत। जबकि दोस्तों याद रहे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों भारत सचिव के परिषद का अंत कर दिया गया था। तो भारतीय सचिव के परिषद का अंत हुआ था 1935 के भारत सरकार नियम के तहत, जबकि दोस्तों भारतीय सचिव का पद का अंत किया गया था 1947 के भारत सरकार नियम के तहत। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों देशी रियासतों को स्वतंत्रता दी गई थी कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, यानी कि वे चाहे तो भारत में सम्मिलित रहें या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर वो अकेले स्वतंत्र रहें। तो दोस्तों इस प्रकार की स्वतंत्रता देशी रियासतों को इस अधिनियम के तहत दी गई थी। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों भारत का सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार हमने जाना भारत सरकार अधिनियम 1947 के संबंध में कि इसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 4 जुलाई 1947 को पेश किया था ब्रिटिश संसद में, जो दोस्तों 18 जुलाई 1947 को पास किया जाता है। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला प्रावधान दोस्तों यह किया गया था कि इसके तहत ही दोस्तों ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपी गई थी। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित करने की घोषणा इसमें की गई थी। इसके बाद ही दोस्तों मुस्लिम लीग ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया और पाकिस्तान की मांग की। इस मांग के आधार पर ही दोस्तों भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियल राष्ट्रों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान में। और जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया तब दोस्तों वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया गया। और इसमें दोस्तों ये प्रोविज़न किया गया कि दोनों राष्ट्रों में एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया जब तक दोस्तों दोनों राष्ट्रों का संविधान ना बन जाए। दोनों राष्ट्रों का नया संविधान बनने तक दोस्तों दोनों राष्ट्रों को 1935 के अधिनियम के तहत अपनी आंतरिक प्रांतीय सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। दोनों राष्ट्रों को अपना अलग अलग संविधान बनाने की शक्ति दी गई और भारतीय सचिव का पद का अंत कर दिया गया। भारतीय देशी रियासतों को दोस्तों स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहें तो भारत के साथ रहें या फिर पाकिस्तान में मिल जाएं, या दोस्तों वे अकेले स्वतंत्र रहें। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों भारतीय सम्राट का पद का अंत कर दिया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे संबंधित हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।